दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ सुहागरात मना रहे होते हैं, लेकिन तभी दूल्हे की नज़र दुल्हन के निजी अंगों पर पड़ती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी दुल्हन को तलाक दे देता है। आखिर दोस्तों, एक दूल्हा अपनी पत्नी को शादी की पहली रात, जो कि संबंध बनाने वाली होती है, संभोग करने वाली होती है, भला ऐसे में कोई अपनी पत्नी को तलाक कैसे दे सकता है? नैने वाली दुल्हन के निजी अंगों में ऐसा क्या रहता है कि एक शादी जो एक दिन भी नहीं चलती है टूट जाती है, उसका पति उसे तलाक दे देता है। कहानी बहुत ही रोचक है। जब आप सुनेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ताकि आप ऐसी गलती अपने जीवन में दोहरा ना सके, कर ना सके, जिससे कि आपकी शादी बच सके, आपकी शादी टूट ना जाए। इसलिए इस कहानी को सुनिएगा ज़रूर। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शेयर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। हैदराबाद से आफरीन अली, कुसुम, गजाला बेगम, परवीन शेख, आबिदा, अंजुम बानो, अनवर अली, प्रदीप मौर्य, आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। इलाहाबाद से आलोक कुमार, प्रमोद सिंह, रुचि यादव, चंचल जी, गुड्डू यादव, आपका कमेंट करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि गुड्डू जी हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही आप लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और जो कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोचक तथ्यों से भरी कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है जौनपुर। श्यामलाल जो अपने पूरे परिवार के साथ जौनपुर में रह रहे होते हैं। अब ऐसे में उनकी कई बेटियां रहती हैं। बेटियां जो पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुकी होती हैं। श्यामलाल जो कि एक टीचर रहते हैं, ऐसे में उन पर जिम्मेदारी रहती है कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी कर सके। क्योंकि श्यामलाल सरकारी टीचर नहीं रहते हैं, वो प्राइवेट ऐसी स्कूलों में पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाने का शौक़ रहता है। शुरू से ही पूरे जौनपुर में उन्हें मास्टर जी कह करके लोग बुलाते हैं। ऐसे में मास्टर जी निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि वो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। अब ऐसे में परिवार का खर्चा चले तो कैसे चले? गांव में जो ज़मीन जायदाद होती है उसी से श्यामलाल जी का परिवार चल रहा होता है। अब श्यामलाल जी का परिवार तो चल जाता है, लेकिन अब जब बेटियों की शादी की बात आती है तो वो दहेज कहाँ से लाएंगे, बाकी इंतज़ाम कैसे करेंगे, क्योंकि शादियों में बहुत खर्चा आता है। अब श्यामलाल जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए 1 रुपया भी नहीं जमा किया था, अब अचानक ही पिता की निधन हो जाता है। अब जो बेटियां रहती हैं, जो पत्नी रहती है, पत्नी के सर से पति का साया, बेटियों के सर से पिता का साया उठ जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे 1 से 2 महीना हो जाता है, समय बीत रहा होता है। अब धीरे धीरे जो परिवार रहता है वो संभलने की कोशिश करता है। इधर जो परिवार की माँ रहती है, माता जी रहती है, उनका एक भाई रहता है, उसका नाम दिनेश रहता है, दिनेश लाल जब सुनता है कि उसकी दीदी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसकी जीजा जी इस दुनिया में नहीं रहे और दीदी की कई बेटियां हैं, उनका क्या होगा? ऐसे में दिनेश लाल अपना गांव छोड़ करके वो यहाँ जौनपुर आ जाता है और अपनी दीदी के घर पर रहने लगता है। जो दिनेश लाल रहता है वो जौनपुर में ही अपनी एक मोबाइल की छोटी मोटी रिपेयरिंग की दुकान खोल लेता है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन जो ये दिनेश की दीदी रहती हैं वो अपने भाई से कहती हैं कि ऐसा है भैया, हमारी जो बेटियां हैं उनका भी कुछ देखो, कहीं शादी ब्याह लगाओ, जिम्मेदारी है, पिता तो वैसे ही चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ऐसी अचानक टपक जाएं तो फिर हमारी बेटियों का क्या होगा। दीदी के कहने पर दिनेश लाल रिश्ता खोजने लगता है, लेकिन कोई भी रिश्ता दिनेश को और परिवार को समझ नहीं आता है, क्योंकि जितने भी लड़के वाले रहते हैं वो सब दहेज में काफ़ी ज़्यादा रकम मांग रहे होते हैं। कोई 2 लाख मांगता है, कोई 3 लाख मांगता है, तो कोई गाड़ी मांगता है, कोई बोलेरो मांगता है, कोई कुछ और मांगता है।
कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जो बिना दहेज का लड़कियों को अपना सके। ऐसे में 4 लड़कियां रहती हैं। अब उन सब की शादी करना इतना आसान नहीं होता है। दिनेश की दीदी यानी कि सुरेश लाल की पत्नी ललिता, वो भी स्कूल जाने लगती हैं, पढ़ाने लगती हैं। अब उन्हें कुछ पैसे मिलने लगते हैं। दिनेश रहता है, वो भी पूरा सहयोग करता है। ललिता की बड़ी बेटी यानी कि सुनीता की शादी तय हो जाती है। अब लड़के वाले सुनीता को देखने आते हैं तो वो एक नज़र में सुनीता को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि सुनीता देखने में सुंदर रहती है, पतली दुबली रहती है, लेकिन रंग उसका सांवला रहता है। अब ऐसे में जो लड़के वाले रहते हैं वो कहते हैं, देखिए हम तो आपकी लड़की से शादी नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे लड़के का तो रंग गोरा है और आपकी लड़की का सांवला है, लेकिन अगर आप हमें दहेज में वो सब कुछ देंगे जो हम मांग रहे हैं तो हम अभी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। अब जब परिवार ये सुनता है तो सोच में पड़ जाता है क्या करें, लेकिन रिश्ता अच्छा रहता है, लड़का कमाता रहता है, महीने का 10 से 15 हज़ार आराम से कमा लेता है। अब ऐसे में वो लोग ये नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता भी हाथ से जाए, इसलिए ललिता और दिनेश लाल हाँ कर देते हैं। शादी की तारीख तय हो जाती है 25 मई सन 2024। बड़ी धूमधाम से सुनीता की शादी राकेश से होती है। सुनीता को राकेश के बेडरूम में ले जाकर के बैठा दिया जाता है क्योंकि आज उसकी सुहागरात रहती है। सुनीता अपने पति के आने का इंतजार करती है। राकेश उसके कमरे में आता है। इससे पहले कि सुनीता उससे कुछ कह पाती, राकेश सुनीता की साड़ी निकाल करके फेंक देता है। अब वो सुनीता के साथ सुहागरात मनाने लगता है। सुनीता जिसकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी राकेश सुनीता की एक नहीं सुनता है और वो पूरी रात सुनीता के साथ संबंध बनाता है। सुनीता बेहोश हो जाती है। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है। राकेश अपनी पत्नी सुनीता को बेहोशी की हालत में छोड़ करके नहाने धोने चला जाता है। इसके बाद जो घर की बाकी औरतें होती हैं वो आती हैं तो देखती हैं कि उनकी जो बहू है वो तो बेहोश है, पानी उन्हीं के छींटा मारती है। किसी तरीके से सुनीता को होश आता है। जब सुनीता को होश आता है तो वो चल भी नहीं पा रही होती। अभी तो परिवार रहता है वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है, समझ रहा होता है कि उसके बेटे ने बहुत अच्छे से ली है और ऐसा उसने काम किया है कि जो उनकी बहू है वो चल तक नहीं पा रही, क्योंकि यही तो रस्म है, शादी की रिवाज है जिसे शादी कहते हैं, जिसमें महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। कहीं कहीं तो महिलाओं के साथ वैवाहिक बलात्कार भी होता है। भारत में इस पर कानून भी नहीं है। डॉक्टर आता है, सुनीता को इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद सुनीता को होश आता है। सुनीता नहाती है, धोती है और बाकी रस्मों के लिए नीचे चली जाती है। लेकिन जो सुनीता का पति रहता है सुरेश, वो सुनीता से कहता है कि बिना समय गवाए तुम हमारे घर से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। अब जब सुनीता ये सुनती है तो सुनीता के होश उड़ जाते हैं। सुनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसका पति उसे तलाक क्यों दे रहा, वो भी शादी की दूसरे दिन। अभी तो शादी को पूरे तरीके से हुए 1 दिन भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो सुरेश रहता है वो सुनीता की एक नहीं सुनता है। सुनीता रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी सुरेश सुनीता की एक नहीं सुन रहा होता है। सुरेश सुनीता से कहता है, मैं एक ऐसी महिला को अपनी जीवन साथी नहीं बना सकता, अपनी धर्म पत्नी नहीं बना सकता जो कि सुहागरात की पहली रात ही बेहोश हो जाती है। सुनीता जब ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सुरेश को समझाते और कहते हैं, देखिए जी, आप इतने ज़्यादा उत्तेजित थे जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई, भला इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन जो सुरेश रहता है वो सुनीता की एक नहीं सुनता है और उसे तलाक दे देता है। अब सुनीता रोते बिलखते अपने मायके चली जाती है और अपने मायके में ही वो रह रही होती है। क्या दोस्तों सुरेश को अपनी धर्म पत्नी के साथ ऐसा करना चाहिए था? आपकी इस कहानी पर जो भी राय है, आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।